तो भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी और उसके सभी साथियों ने यहाँ पे लॉ और किड के साथ मिलके काइडो और बिग मॉम को हरा के उनकी बैंड बजा दी थी, जिसके बाद उन्होंने वानो को काफी सालों के बाद वापस से आजाद कर दिया और फिर अपने सभी दोस्तों को बाय बोल के ये सभी अपने नए सफर की ओर निकल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वन पीस के फाइनल सागा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला आर्क है यहाँ पे एग हेड आइलैंड आर्क, जो कि मांगा के चैप्टर 1058 से 1125 तक की स्टोरी कवर करता है और एनिमे के एपिसोड 1089 से चालू होकर ये अभी तक चल ही रहा है। अब यहाँ पे एग हेड आर्क को स्टार्ट करने से पहले कुछ पोस्ट वानो इंसिडेंट हैं, जिनको हम फटाफट से पहले देख लेते हैं। दोस्तों वानो से निकलते ही हमारे साथी दुनिया के सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में आ जाते हैं, जहाँ इन सभी की बाउंटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि तुम लोग की स्क्रीन के सामने है, तुम लोग पॉज करके देख सकते हो। अब सांजी यहाँ पे अपनी नई बाउंटी को देख के पहले तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि अब वो ग्रुप में बाउंटी के मामले में नंबर 4 में आ चुका है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जोरो तो भाई लूफी का राइट हैंड मैन है, जिसकी यहाँ पे ग्रुप में सेकंड हाईएस्ट बाउंटी है, लेकिन अब थर्ड हाईएस्ट बाउंटी जिनबे की हो चुकी है। जिसके बाद जोरो यहाँ पे सांजी की मजे लेता है और सांजी फिर हमेशा की तरह जोरो से लड़ाई करने लगता है। तो भाई हम चलते हैं काराबरी आइलैंड में, जहाँ पे मी हॉक और क्रोकोडाइल बगी को पकड़ के पेल रहे होते हैं, क्योंकि भाई बगी के साथियों ने यहाँ पे क्रॉस गिल्ड के पोस्टर में बगी को लीडर दिखा दिया था। तो भाई हुआ ये था कि आज से कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट यहाँ पे सारे वॉरलॉर्ड्स पे अटैक कर रही थी, तब क्रोकोडाइल ने मी हॉक को कांटेक्ट किया और उससे साथ में टीम अप करके मरीन्स को मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बनाया। जिसके कुछ दिन बाद यहाँ पे भाई मरीन्स बगी पे अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय पे क्रोकोडाइल, जिसको बगी से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने थे, वो वहाँ पहुंच जाता है और मरीन्स को देख के उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सब देख के नेवी को ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल इस वक्त बगी के लिए काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों बगी के पास तो भाई यहाँ पे क्रोकोडाइल को वापस देने के लिए पैसे थे नहीं, तो वो यहाँ पे क्रोकोडाइल का गुलाम बन के उसकी टीम ज्वाइन करने का फैसला करता है। लेकिन बगी का क्रू इस पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके क्रॉस गिल्ड के पोस्टर में बगी को सेंटर में दिखा देता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि मी हॉक और क्रोकोडाइल यहाँ पे बगी द क्लाउन के अंडर काम कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों बगी को यहाँ पे एक न्यू एम्परर ऑफ द सी यानी कि योंग को बना दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दोस्तों मार्क को यहाँ पे सेंग, जो कि वानो की ही तरफ से गुजर रहा था, उसकी शिप में सवार होके अपने आइलैंड में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो भी उनको टाटा बाय बाय करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। और अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अमेज़न लिली में, जहाँ पे चारों तरफ तबाहियां मची हुई हैं और इस सब को देख के ग्लोरोसिया कहती है कि आज से पहले कभी भी अमेज़न लिली में इतना भयानक इन्वेजन नहीं हुआ। अब इस सब सिचुएशन को देख के बोया हैंकॉक उसको बताती है कि जब तक वो यहाँ पर है अमेज़न लिली पे कंटिन्यू अटैक हो सकते हैं, इसलिए उसको लूफी से शादी कर लेनी चाहिए। तो भाई आज से कुछ हफ्ते पहले जब सारे वॉरलॉर्ड्स पे अटैक हो रहा था, तो बोया हैंकॉक पे भी भाई यहाँ पे अमेज़न लिली पे अटैक होता है और यहाँ पे कोबी अपने साथ मरीन्स की एक न्यू वेपन्स की लाइन, जिसको सेराफिम्स कहते हैं, वो लेके आता है। और यहाँ पे दोस्तों कूजा ट्राइब्स के लोग ये देख के शौक में आ जाते हैं, क्योंकि भाई उन पे अटैक करने वाली यहाँ पे बोया हैंकॉक की ही क्लोन सेराफिम होती है। सभी की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्लैक बियर्ड भी आ जाता है, जो कि अमेज़न लिली में बोया हैंकॉक के फ्रूट मेरो मेरो न्यू मी की फाबर्स को चुराने के लिए आया था। लेकिन भाई ब्लैक बियर्ड के ऊपर भी यहाँ पे एक सेराफिम, जो कि मी हॉक का क्लोन होता है, वो अटैक कर देता है। क्या कुछ देर बाद बोया हैंकॉक भी एक्शन में आ जाती है और अपने डेविल फ्रूट की पावर से नेवी और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सदस्यों को वहीं पे स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। जिसके बाद वो कोबी पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक बियर्ड आ जाता है और अपने डेविल फ्रूट की पावर से बोया हैंकॉक की पावर्स को नलीफाई कर देता है और उसको वहाँ पे पकड़ लेता है। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड यहाँ पे बोया हैंकॉक को मारने ही वाला होता है, लेकिन बोया हैंकॉक उसको बताती है कि अगर उसने यहाँ पे उसको मार दिया तो जितने भी लोग यहाँ पे स्टैच्यू में कन्वर्ट हुए हैं, उसके क्रू मेंबर्स को मिला के वो सभी परमानेंट स्टैच्यू में कन्वर्ट रहेंगे, यहाँ तक कि वो उसके डेविल फ्रूट की पावर को हासिल करके भी उनको वापस से ठीक नहीं कर पाएगा। अब भाई हैंकॉक की वार्निंग सुनने के बाद भी ब्लैक बियर्ड यहाँ पे उसको मारने का फैसला कर लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो उसको कुछ कर पाए, यहाँ पे सिल्वर रैली आ जाता है और अपनी जबरदस्त हाकी से यहाँ पे सबकी हालत पतली कर देता है और वो सीधा ब्लैक बियर्ड को वार्निंग देता है कि इससे पहले की बात आगे बढ़े, तू भाई चुपचाप यहाँ पे हैंकॉक को छोड़ दे और बदले में वो तेरे सारे साथियों को वापस से पहले ऐसा कर देगी। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड वहां से निकल जाता है और
और तभी से सिल्वर रैली यहाँ पे शैकी के साथ अमेज़न लिली में रह रहा है। और हमको यहाँ पता चलता है कि शैकी यहाँ पे बोया हैंकॉक से 2 जनरेशन पहले अमेज़न लिली की एम्परर थी। रेले से हमको ये भी पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ये तो उनकी किस्मत ही अच्छी थी कि वो ब्लैक बियर्ड के हाथों से बच गए, क्योंकि शायद ही कोई है जो कि उससे पंगा लेना चाहेगा। इस इंसिडेंट के बाद कोबी की मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज़पेपर में दर्ज हो जाती है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में एक और बड़ी खबर छपी होती है कि साबो ने यहाँ पे एरावास्टा के किंग कोबरा को मार दिया है। साथ ही साथ प्रिंसेस बीबी उसी समय से मिसिंग है। अब जब साबो के किंग कोबरा के असैसिनेशन की खबर ड्रैगन को पता चलती है तो वो तो भाई सीधे बोलता है कि अगर ये बात सच है तो वो किसी भी हालत में साबो को नहीं छोड़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि भाई कुमा को रेवोल्यूशनरी आर्मी ने मैरी जोआ से सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया है, लेकिन वो इस वक्त एक पूरा साइबॉग में कन्वर्ट हो चुका है जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। तभी वहाँ पे साबो का अचानक से कॉल आता है जिसको मरीन्स भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं और साबो इस कॉल में सबको बताता है कि उसने यहाँ पे किंग कोबरा को नहीं मारा है। अब जब यहाँ पे कोबरा की डेथ और बीवी की मिसिंग की रिपोर्ट लूफी और उसके दोस्तों को पता चलती है तो ये सभी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। लूफी तो यहाँ पे तुरंत बीवी की मदद करने के लिए जाने का फैसला करता है, लेकिन जोरो उसको समझाता है कि अभी उनको कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए और जो बीवी है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। जोरो की बात सुनने के बाद लूफी थोड़ा सा शांत तो हो जाता है, बट उसको अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि साबो ने यहाँ पे सही में किंग कोबरा को मारा है। फिर दोस्तों लूफी यहाँ पे अपने सपने को याद करता है जो उसने एस और साबो के साथ शेयर किया था, जिसको सुनने के बाद सभी स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनको भी यहाँ पे पहली बार लूफी के रियल ड्रीम के बारे में पता चलता है, जिसको सुन के उसब लूफी से बोलता है कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। लेकिन लूफी उसको जवाब देता है कि हाँ ये इम्पॉसिबल तो है, बट शायद जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा तब ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो भाई लूफी को पायरेट किंग बनाने के लिए फ्रैंकी यहाँ पे सभी से बोलता है कि अब हमको जल्द से जल्द उस लास्ट रोड पोनीग्लिफ को ढूंढना होगा, लेकिन रॉबिन सबको बताती है कि भाई उस लास्ट रोड पोनीग्लिफ को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन काफी लंबे समय से अननोन है। अब यहाँ पे हम सभी को एक चीज पता चल चुकी है कि लूफी भाई साहब का सपना यहाँ पे पायरेट किंग बनना नहीं है। पायरेट किंग बनना तो दोस्तों एक जरिया है जिसकी मदद से लूफी अपने सपने को हासिल कर सकता है। दोस्तों साबो की कॉल की जानकारी मरीन्स यहाँ पे गोरोसाई को दे देते हैं कि ये कॉल इस वक्त लुलुशिया किंगडम से की जा रही है, जिसके बाद गोरोसाई साबो को किसी वजह से अनलकी कहते हैं। कॉल में साबो सभी को बताता है कि कोबरा का मर्डर दरअसल ईमू ने किया है और जो एम्प्टी थ्रोन दुनिया के सामने है वो दरअसल एम्प्टी नहीं है और इसके पहले कि उसकी बात पूरी होती उस कॉल को बीच से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अब भाई ये जो लुलुशिया देश है ये उन 8 रेवोल्यूशनरी नेशंस में से एक है जो कि इस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और अगर तुम लोग भूल गए हो तो तुमको याद दिला दूं कि हमने इसका जिक्र अपनी रेवरी आर्क वाली वीडियो में किया था। साबो की कॉल डिस्कनेक्ट करने के तुरंत बाद ईमू मैप में लुलुशिया किंगडम के ऊपर एक क्रॉस बनाता है, जिसके बाद लुलुशिया किंगडम पे काफी सारी विशाल लेजर बीम से अटैक होता है और लुलुशिया किंगडम का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता है जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हमारे स्ट्रॉ हेड्स यहीं से गुजर रहे होते हैं जिनका सामना काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से होता है। उनकी नजर यहाँ पे उसी हमले से क्रिएट हुए एक विशाल बॉम्ब एडी पे जाती है जिसके अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ था। अब उस फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए जोरो उस विशाल बॉम्ब एडी को बीच से काट देता है, जिसके अंदर से ज्वेलरी बोनी अपने चाइल्ड फॉर्म में बाहर आती है। अब उसको गिरने से वहां बचाने के लिए लूफी जाके उसको पकड़ लेता है, साथ ही साथ वो चॉपर को भी पकड़ता है क्योंकि चॉपर भाई साहब वहां पे उस तूफान में उड़ चुका था। अब दोस्तों इससे पहले कि ये वापस शिप में पहुंच जाए भाई, क्योंकि ये तीनों डेविल फ्रूट यूजर थे तो ये भाई समुद्र में गिर जाते हैं और इनको तो तैरना आता नहीं है, तो जीन पे इन तीनों को बचाने के लिए जाता है और फ्रैंकी शिप को एक सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश करता है, बट इनका सामना यहाँ पे एक रोबोट शार्क से होता है जो कि इनके ऊपर मिसाइल से अटैक कर रही होती है, जिसके इम्पैक्ट से हमारी शिप वहीं पे पलट जाती है और हमारे सभी स्ट्रॉ हेड्स शिप में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनको यहाँ बचाने के लिए एक विशाल रोबोट आता है जो कि उस शार्क को मार के भगा देता है। वहीं पास में ही स्थित मरीन्स के G14 बेस में हमको पंख हैजार्ड वाले जाइंटिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट वाले बच्चे दिखते हैं
हैं जो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। वहीं पे दोस्तों हम हेलमेको को देखते हैं जो कि मरीन रियर एडमिरल प्रिंस गुरुस से कोबी को बचाने के लिए हाचिनोसो आइलैंड जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन प्रिंस उसकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है क्योंकि वो अभी एग हेड आइलैंड से सेराफिम को डिप्लॉय नहीं कर सकता था बिकॉज अभी तक उसका कांटेक्ट ड्रेक से नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों जीन में यहाँ पे लूफी चॉपर और बॉनी को बचा के नजदीक के आइलैंड में ले जाता है, जहाँ पे बॉनी उन सभी को बताती है कि वो इस वक्त एग हेड आइलैंड में है जो कि एक काफी फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है जहाँ पे वेगापंक रहता है और ये आइलैंड पूरी दुनिया से 500 साल आगे है। बॉनी बताती है कि वो यहाँ पे अकेली आई है क्योंकि रास्ते में उस मैकेनिकल शार्क ने उसकी शिप को तबाह कर लिया और वो इस वक्त यहाँ पे वेगापंक से कुछ पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए आई है। वहीं हमारे बाकी के साथियों को वो विशाल रोबोट बचा लेता है जिसको देख के भाई यहाँ हमारे सारे साथी शौक में आ जाते हैं। वहीं भाई जो लूफी का ग्रुप है फाइनली एग हेड आइलैंड के अंदर चला जाता है और यहाँ पे इन चारों को काफी विशाल विशाल रोबोट्स, एलियंस, यहाँ तक कि काफी सारे खाने के आइटम भी देखने को मिलते हैं, बट वो किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो सभी चीज एक होलोग्राम होती है। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पे एक लड़की से होती है जो कि इनको इस पूरे आइलैंड के बारे में समझाती है। वो ये भी बताती है कि उसके पास उसके फोटोनिक ग्लव्स हैं जिनकी मदद से वो इन सारे होलोग्राम से इंटरेक्ट कर सकती है। और जब ये लोग उस लड़की से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो वो लड़की खुद को वेगापंक बताती है, जिसको सुन के वो सभी वहाँ पे शौक में आ जाते हैं। बट बोनी जिसने पहले जो कि ऑलरेडी वेगापंक से पहले मिल चुकी है वो बताती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वहीं हमारा जो दूसरा ग्रुप है जिनको भाई मैकेनिकल रोबोट ने शार्क से बचाया था, भाई उस मैकेनिकल रोबोट के अंदर से एक लड़की निकल के आती है और ये भी अपने आप को वेगापंक बताती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रॉबिन उसको बोलती है कि जहाँ तक उसने सुना था वेगापंक तो दरअसल एक बूढ़ा आदमी है और अगर वो सही में वेगापंक है भी तो वो इतनी यंग आखिर कैसे है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि वो वेगापंक की रियल बॉडी नहीं है, उसका नाम लिलिथ है और वो वेगापंक नंबर 2 है। तो भाई बातचीत खत्म होने के बाद लिलिथ सीधा पॉइंट पे आती है और वो यहाँ हमारे साथियों से पैसों की डिमांड करती है, जो अगर वो लोग नहीं देते हैं तो वो वहाँ पे मौजूद सभी सी मॉन्स्टर से उन पे अटैक करवा देगी। अब इसको यहाँ पे पैसों की जरूरत इसलिए है क्योंकि वेगापंक की जितनी भी रिसर्च होती है ना भाई साहब, उसमें काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे हमारे साथियों से पैसों की डिमांड कर रही है। दोस्तों इसी बीच यहाँ पे लिलिथ के पास शाका नाम के किसी व्यक्ति का फोन आता है जो लिलिथ से बोलता है कि बहन जी आप ये सब कर क्या रही हो, तुम जानती भी हो तुम जिनसे पंगा ले रही हो वो स्ट्रॉ हेड्स हैं और उनका कैप्टन अभी रिसेंट में ही एक योंको बना है। जिसके जवाब में लिलिथ उसको बोलती है हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है, मैं ये सब जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि इनके पास काफी सारा पैसा और ट्रेजर हो सकता है। लेकिन शाका उसको बताता है कि बहन तू साय से मेरी बात समझ नहीं रही है, जरा शिप में ध्यान से देख, तेरे को वहाँ पे एक इंसान दिखेगा जिसके हाथ में तलवार है। वो इंसान दरअसल रोरोनोआ जोरो है जिसकी बाउंटी 1.11 बिलियन बेरीज है और इतने सारे सी मॉन्स्टर से घिरे होने के बाद भी वो इस वक्त बिल्कुल शांति से खड़ा है क्योंकि उसे पता है कि वो उस डिस्टेंस से भी तेरे को वहाँ से काट सकता है। साथ ही साथ उस शिप में निको रॉबिन भी मौजूद है जिसको डीमन चाइल्ड का टाइटल मिला हुआ है। अब इतनी बातें सुनने के बाद लिलिथ थोड़ा सा शांत हो जाती है और भाई जोरो की डिमांड सुनने के बाद शाका उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो लिलिथ को सभी स्ट्रॉ हेड्स को एग हेड आइलैंड लेके आने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे हमारे साथियों की मुसीबत और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको CP0 कहा जाता है, जिसमें अब रॉब लूची और काकू हैं, वो अपने साथ एक न्यू सेराफिम एसबियर को लेके एग हेड आइलैंड की तरफ वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पे CP0 की डिस्कशन में ही काकू सभी को बताता है कि वेगापंक ने अपने वक्त को बचाने के लिए खुद को 6 डिफरेंट बॉडी में स्प्लिट कर लिया है जो कि एज अ सैटेलाइट काम करते हैं और उसकी जो मेन बॉडी है वो अलग ही है। वहीं लूफी का ग्रुप काफी सारा स्वादिष्ट खाना खाने के बाद एटलस को अलविदा कहता है, जिसके बाद वो लोग एक क्लोथ डिस्पेंसरी में जाते हैं जहां पे उन सभी को उनकी फ्यूचरिस्टिक कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद इनका सामना यहाँ पे एक पुलिस पैसिफिस्टा से होता है जो कि उन पे हमला करने के लिए आया था क्योंकि इन सभी ने यहाँ पे फ्री का खाना खा लिए और पैसे नहीं दिए। अब जब लूफी उस पैसिफिस्टा पे अटैक करने के लिए जाता है तो बोनी लूफी को रोक लेती
मिलती है और उनको बताती है कि वो दरअसल उसके पिताजी हैं और हमको ये पता चलता है कि बोनी दरअसल कुमा की बेटी है। लेकिन यहाँ पे लूफी उसको समझाता है कि ये दरअसल असली कुमा नहीं है बल्कि ये तो एक पैसिफिस्टा है। खैर भाई ये सभी लोग यहाँ पे उस पुलिस पैसिफिस्टा को चकमा दे के वहां से निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों एग हेड आइलैंड से काफी दूर विनर आइलैंड के पास ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सामना यहाँ पे ट्रफालगर लॉ के हार्ट पायरेट्स से होता है। अब जब यहाँ पे हमारे हार्ट पायरेट्स पे अटैक होता है तो ये सभी यहाँ पे औरतों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सब कुछ किया धरा यहाँ पे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के एक सदस्य डॉग क्यू का होता है जिसने शिकु शिकु नो मी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स खाया होता है जिसकी मदद से वो किसी को भी अपोजिट जेंडर में कन्वर्ट कर देता है। खैर दोस्तों इसकी पावर्स को लॉ अपनी जबरदस्त हाकी से न्यूट्रलाइज कर देता है और अपने सभी क्रू मेंबर्स को वापस से नॉर्मल बना देता है। अब जब यहाँ पे हार्ट पायरेट्स के लोग सरफेस में आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों पहले से ही दो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सदस्य उनका इंतजार कर रहे थे, जहाँ पे वैन उगर अपने डेविल फ्रूट वापू वापू नोमी की पावर से जीसस बर्गिस को आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है और वहाँ पे वो अपने डेविल फ्रूट रिकी रिकी नोमी से एक काफी विशाल पहाड़ को ट्रफालगर लॉ के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन लॉ यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की पावर से उस पहाड़ के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। वहीं ब्लैक बियर्ड स्ट्रॉन्गर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये जो स्ट्रॉन्गर है वो एक घोड़ा है जिसने उमा उमा नोमी एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट की पावर हासिल कर ली है जिसकी मदद से वो पेगासस यानी कि उड़ने वाले घोड़े में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक चीज और पता चलती है कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पे लॉ पे अटैक सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो लॉ से उसके सारे रोड पोनीग्लिफ की कॉपी को हासिल कर सके। तो भाई लॉ यहाँ पे अपनी न्यू अवेकन टेक्निक आर रूम एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करके आसमान में ही स्ट्रॉन्गर और ब्लैक बियर्ड की बॉडी को बीच से काट देता है। जिसके बाद दोस्तों ब्लैक बियर्ड भी यहाँ पे ट्रिमर फ्रूट की एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरे आइलैंड में शॉक वेव से हमला करता है और डॉग क्यू यहाँ पे अपने एक्सप्लोसिव एप्पल्स की बास्केट को निकाल के सभी हार्ट पायरेट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही उन एप्पल्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद बेपो भी यहाँ पे वान यूगर की पोजीशन का पता लगा लेता है जो कि चुपके से लॉ के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उसके हमले को एक हार्ट पायरेट का बंदा रोक लेता है। जिसके बाद लॉ यहाँ पे ब्लैक बियर्ड के ऊपर के रूम शॉक विली से हमला करता है जिस हमले से उसने बिग मॉम को हराया था। अब इस हमले के इम्पैक्ट से दोस्तों ब्लैक बियर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन उसको गिरने से वहाँ पे वान गूपर बचा लेता है और उसको सीधा लॉ के सामने टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए हार्ट पायरेट्स के लोग ब्लैक बियर्ड पायरेट की शिप में अटैक कर रहे होते हैं और जब ये अटैक हो रहा होता है हमको यहाँ पे शार्लेट पुडिंग दिखाई जाती है भाई सांजी की महबूबा और बिग मॉम की बेटी, जिसको आज से कुछ हफ्ते पहले ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सदस्य होल केक आइलैंड से किडनैप कर लिया था क्योंकि वो अपनी थर्ड आई से रोड पोनीग्लिफ्स को रीड कर सकती है। वहीं मरीन हेडक्वार्टर्स में दोस्तों साकाजुकी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ब्लैक बियर्ड और लॉ की खबर को पता चलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। खैर लॉ और ब्लैक बियर्ड काफी कमाल की फाइट में एक दूसरे से इंगेज रहते हैं, लेकिन इस फाइट के बीच में ही ब्लैक बियर्ड यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी की ब्लैक वॉर्टेक्स की पावर से लॉ के ऊपर अटैक करता है जिससे लॉ के डेविल फ्रूट की पावर्स नलीफाई हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बोनी की डेविल फ्रूट की पावर की मदद से लूफी का ग्रुप यहाँ पे पुलिस पैसिफिस्टा को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पे जीन बेस सभी को बताता है कि उसने जहाँ तक सुना था कुमा सॉर्बेट किंगडम का राजा हुआ करता था, जहाँ पे उसके बुरे व्यवहार के कारण उसको उस किंगडम से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन किया, बट कुछ समय बाद उसको नेवी ने अरेस्ट कर लिया। बट क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पे गवर्नमेंट काफी इंटरेस्टेड थी तो उसको गवर्नमेंट ने एक ऑफर किया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से वॉरलॉर्ड बन के अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, बट बदले में उसको अपनी बॉडी को साइंस के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके लिए कुमा मान जाता है। लेकिन बोनी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सभी को बताती है कि कुमा कभी भी एक टायरेंट नहीं था और उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हेट करता था। जरूर गवर्नमेंट ने ही उसको फोर्स किया होगा उसकी बॉडी को साइंस के लिए सेक्रीफाइस करने के
लिए, क्योंकि वो एक स्पेशल रेस से बिलोंग करता था। वहीं दूसरी तरफ शाका के कहने पे हमारे बचे हुए स्ट्रॉ हेड्स उस जाइंट रोबोट के साथ एग हेड आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पे रूक और जोरो को छोड़ के बाकी सभी लोग आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, जहां पे लिलिथ उन सभी को उनकी न्यू फ्यूचरिस्टिक कपड़े देती है। अब जहां बाकी लोग दोस्तों एग हेड आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, शिप में जोरो और ब्रूक के साथ कैरोबू भी हमको दिखता है, जो कि वानो से ही हमारे साथियों के साथ आ रहा था। वहीं जब हमारे बाकी के साथी लेवो फेस के अंदर एंटर करते हैं तो वो यहाँ की टेक्नोलॉजी देख के काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं, जैसे कि उनको एस्केलेटर दिखती है और फेस थ्रू डोर भी दिखता है। और यहाँ पे लिलिथ सभी को बताती है कि ये पूरे आइलैंड को एनर्जी फ्लेम्स की मदद से मिलती है, और इतना कह के लिलिथ अचानक से गायब हो जाती है और आगे हमारे साथियों को वेगापंक एडिसन गाइड करता है। और जैसा जैसा एडिसन बताता है वैसा वैसा उसका रास्ता फॉलो करते हुए हमारे साथी एक कमरे में जाके पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना जिनबे के क्लोन पैसिफिस्टा से होता है, जिसको देख के वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वो पैसिफिस्टा हमारे साथियों के ऊपर अटैक करने लगता है। और भाई क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे CP0 के एजेंट्स को वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए एग हेड आइलैंड में भेज रही थी, तो शाका को अपनी फ्यूचर में होने वाली मौत का एहसास हो जाता है। इसलिए वो मदद के लिए लूफी के पिता और रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेड ड्रैगन को कांटेक्ट करता है। और क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आप लोग के इतने प्यारे सपोर्ट से हम लोग के 5000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बट एक इशू अभी भी है, वो ये है कि भाई देखो अभी भी 87% लोग हैं वो जो वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई इन लोगों को पकड़ के तुम लोगों को लाना है, और जो भी इन लोगों को पकड़ के चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा उनको मैं ये रिमोट वाली कार दे दूंगा, और इन तीनों में से कोई एक भी चीज दे सकता हूँ। तुम लोग का इस वीडियो में से फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ भाई लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब जो नहीं करेगा ना एग्जाम में फेल होगा, ये गारंटी से बता दे रहा हूँ। तो बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।